जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, विकर हुगो से पूछता है पेनेलोप कौन है, मुझे इसके बारे में जानना है। हुगो उसकी बात सुनते साथ ही गुस्से में रहता है और कहता है तुम पेनेलोप के बारे में कैसे जानते हो और तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो। और फिर भी मन में सोचता है कि अब वो समय आ चुका है जब मुझे हुगो से बदला लेना है और इसे वही मौत मारनी है जो इसने मुझे मारी थी। फिर हमें इस अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जिसके बारे में विकर भाग कर रहा था। इतने में हुगो उसके सामने ये लेटर रखता है और कहता है हमें अकेडमी से नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है, तुम इसे देख लो। वीवी उस लेटर को पढ़ता है। वो कहता है जैसे तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उस एकेडमी में एंटर होगे। क्लोसियो एकेडमी थी जिसमें विकर एडमिट होने जा रहा था। वहां से विकर के लिए क्लास 20 का नोटिफिकेशन आया था। विकर मन में सोचता है वही हुआ जिसका डर था, वो ने मुझे एकेडमी के लिए भी यहाँ बुलाया था। विकर बताता है क्लोसियो एकेडमी रॉक एम्पायर की सबसे ग्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और जो इस एकेडमी से ग्रेजुएट होकर निकलता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एम्पिरिकल प्लेस का लाइट माना जाता है। फिर विकर को रिग्रेशन से पहले की सीन्स याद आते हैं। वो कहता है जब मैं इस एकेडमी में एडमिट हुआ तो उन ट्रिपल एट्स ने मेरी काफी बुरी हालत की। जो उस एकेडमी का नोबल था वो मुझे काफी ज्यादा वार करता था। जब मैं वहां से ग्रेजुएट होकर निकला तो मेरे चेहरे पे काफी जख्मों के निशान थे। वो कहता है जैसे तुमने कहा था उन ट्रिपल एट्स को तुम अपने साथ एकेडमी लेकर जाओगे, क्या उनके अलावा भी कोई है जिसे तुम अपने साथ लेके जाना चाहते हो। वीवी कहता है इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब 2 साल पहले मैं फॉरेस्ट में घूम गया तो आपने मॉक लैंड से बहुत सारे बेनिफिट लिए, क्या ये ठीक है। वो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, क्या तुम इसके बारे में जानना चाहते हो। विकर कहता है उसके रिवॉर्ड में मुझे आपसे स्टोरी जाननी है। कहता है स्टोरी, कैसी स्टोरी। विकर कहता है मैं मिस रोसोना और मिस पेनेलोप के बारे में जानना चाहता हूँ। बैरमोर सुन के शॉक हो जाता है और कहता है इसने एक बार फिर से उस स्टोरी का स्टार्ट कर दिया। वो गुस्से से कहता है तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो। विकर कहता है मिस रोसोना आपकी पहली वाइफ थी जो कि मर चुकी हैं और उनमें से आपकी एक बेटी थी जो पैदा हुई। क्या आप मुझे मिस पेनेलोप के बारे में बता सकते हैं। वो कहता है तुम इसके नाम के बारे में कैसे जानते हो और इनकी स्टोरी का तुम्हें कैसे पता चला। अब वो इतनी ज्यादा गुस्से में आ चुका था क्योंकि वो अपनी बेटी के बारे में किसी से बात नहीं करता था। वो कहता है क्या वजह है जो तुम उनके बारे में मेरे से जानना चाहते हो। वीर कहता है पहले मुझे मेरी बात का जवाब दें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। और विकर कहता है मुझे कोई ऐसी क्यूरियोसिटी तो नहीं है उसके बारे में, लेकिन आप मेरे पे ट्रस्ट करें, मुझे उसके बारे में बताएं। हुगो काफी ज्यादा गुस्से में था पास्ट के बारे में याद करके। विकर बताता है कि ये हुगो की फर्स्ट वाइफ थी जो अरेंज मैरिज के थ्रू इन्हें मिली थी। उसमें से इनकी एक डॉटर थी जिसे बारबेरियंस ने किडनैप कर लिया था। और ये सारी काफी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो हुगो ने ना कभी किसी को बताई है और ना ही किसी की इतनी हिम्मत है कि वो इसके बारे में हुगो से पूछ सके। और इस सब के बारे में मुझे बैरेमोर ने काफी डिटेल में बताया था, लेकिन मैं बैरेमोर का नाम नहीं ले सका। सिर्फ इस रीजन की वजह से मैंने पोमेरेन को हुगो से नहीं मिलवाया। वे कहता है अब मुझे ये सारी डिटेल हुगो के मुंह से जाननी है ताकि मैं फर्दर उसे बता सकूं। इतने में हुगो सोचता है और कहता है चलो मैं तुम्हें बताऊंगा। हुगो कहता है रोसोना जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो मेरे दिल में रहती थी, उसमें से मेरी एक बेटी थी पेनेलोप जो मेरे लिए सबसे प्रीशियस ट्रेजर था। विकर कहता है इसने अपनी बीवी के लिए डार्लिंग वर्ड यूज किया और मन में सोचता है ये वर्ड मैंने फर्स्ट टाइम इसके मुंह से उसके लिए सुना है। बैरमोर कहता है कहने में तो ये अरेंज मैरिज थी लेकिन ये अरेंज मैरिज नहीं थी। रोसोना एक टीम की कमांडर थी लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले। ये लव एट फर्स्ट साइट था। जब मैंने उसे देखा तो पहली नजर में मैं उसका दीवाना हो गया। फिर कहता है अच्छा तो आप फर्स्ट टाइम उनसे ऐसे मिले। वो कहता है हमारा प्यार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि वो एक हम्बल और लॉयर फैमिली से थी। मैं उसे अपना बनाना चाहता था लेकिन चीजें हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होती गई। मैंने अपनी जान और अपनी सोल उसके लिए कुर्बान कर दी। फिक्र कहता है फादर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की। चलें अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। बैरमोर कहता है लेकिन रुको, फिर हमारे प्यार का इम्तिहान शुरू हुआ। ये खबर भास्कर विले तक कुछ कमांडर्स ने पहुंचाई और भास्कर विले फैमिली ने मेरे पे बहुत प्रेशर डाला उसे छोड़ने का, लेकिन मैंने अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाई और जितने भी कमांडर मुझे पकड़ने के लिए आए थे मैंने उन सबको मार गिराया। मुझे प्रेशराइज किया रहता था भास्कर विले फैमिली की तरफ से कि इसे छोड़ दिया जाए क्योंकि वो एक मिडिल फैमिली से थी और हम हाई ग्रेजुएट फैमिली से थे। इस तरह करते करते हमारा प्यार बढ़ता गया और हम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज से गुजरे। हमारी फैमिलीज बिल्कुल एग्री नहीं थी इस रिश्ते पे, लेकिन हमने उन्हें निराश करके शादी की क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बैरमोर भी इसकी स्टोरी सुन के काफी सैंटी हो चुका था और शादी के कुछ समय बाद ही पेनेलोप का जन्म हुआ और हम बहुत ही ज्यादा खुश थे। मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उनकी खुशियों को बचाने के लिए मैंने बहुत सारी कुर्बानियां दी। लेकिन जब पेनेलोप का जन्म हुआ तो रोसोना की तबीयत काफी खराब हो गई और वो कुछ ही समय बाद दुनिया को छोड़ के और मुझे छोड़ के चल बसी। लेकिन शुक्र है मेरी बेटी पेनेलोप बच गई और वो देखते ही देखते काफी बड़ी हो गई। वो काफी इंटेलिजेंट थी और मेरे लिए ताकत थी क्योंकि वो रोसोना जैसी थी और सारे भास्कर विला उसे बहुत
ज्यादा प्यार करता था सिर्फ मेरी वजह से। विकी कहता है मुझे पेनेलोप के बारे में सुन के खुशी हुई और उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक होंगे। एक दिन हुगो काफी गुस्से में रहता है और कहता है रुको, एक दिन ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसने मुझे निराश किया। एक दिन पेनेलोप वॉक के लिए बाहर निकली, लोकोको ट्राइब ने उसे पकड़ लिया, लेकिन आज तक मुझे ये बात नहीं समझ लग सकी कि लोकोको ट्राइब बास्करविले के मिडिल टेरिटरी में कैसे पहुंचे और उन्होंने पेनेलोप को कैसे किडनैप किया। आज तक ये मेरे लिए बहुत ही कठिन सवाल है जिसे मैं हल नहीं कर पाया और आज तक मैं पेनेलोप का तलाश कर रहा हूँ और वो मुझे नहीं मिली। विगर कहता है यही वो वजह थी जिसकी वजह से ये बारबेरियन से नफरत करता था और उस दिन के बाद इसने पेनेलोप को भी ढूंढा और बारबेरियंस को अनगिनत दफा खत्म किया। उसके बाद ये अकेला रह गया और इसने काफी शादियां की जिसमें से इसके बहुत सारे बच्चे आए। बाद में इसने डिसाइड किया ये एक स्ट्रॉन्ग फैमिली को जनरेट करेगा और इस तरह करते करते बास्करविले आयरन ब्लड बना और अब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी फैमिली की वजह से। इसने इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली तो बास्करविले की तरफ से बना ली, लेकिन अंदर ये अभी भी काफी टूटा हुआ है क्योंकि इसने अपनी लविंग फैमिली को तो खो दिया है। वियर कहता है तो क्या हुआ, सारे विलन्स की एक बैक स्टोरी होती है, इसके इविल डीड्स की वजह से इसके साथ ऐसा हुआ। अब ये एक हार्टलेस पर्सन बन चुका है जिसने मैसिव रेंज में बैटलफील्ड बनाई। विकर कहता है लेकिन फादर जो भी है मैं समझ सकता हूँ कि आप रोसोना और पेनेलोप मैम से बहुत लव करते हैं। हुगो कहता है चलो मैंने अब तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन अब मैं वो रीजन जानना चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में क्यों जानना चाह रहे थे। फिर विकर अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है और देखते ही देखते उसे हुगो की टेबल पे रखता है और हुगो से कहता है क्या तुम इसे देखना चाहते हो। वो जैसे इस लॉकेट को देखता है तो वो काफी शौक हो जाता है और कहता है ये लॉकेट, ये तो वही पेंडेंट है जो मैंने अपनी वाइफ रोसोना के लिए बनवाया था। रोसोना के जाने के बाद पेनेलोप इसे पहनती थी। फिर वो जैसे ही अपने लॉकेट को ओपन करता है तो उसके अंदर अपनी फैमिली को देख के बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। फिकर कहता है अगर मिस पेनेलोप जिंदा हो तो तुम क्या करोगे। वो उसकी बात सुन के शौक हो जाता है और कहता है ये तुमने क्या कहा। और अब ये दोनों वेट कर रहे थे कि विकर कहना क्या चाहता है और काफी क्यूरियोसिटी थे। विकर अब गेट की तरफ बढ़ता हुआ कहता है मिस पेनेलोप की एक डॉटर है, आसान अल्फाज में आप ग्रैंडफादर बन चुके हैं। और इतने में डोर ओपन करती हुई अंदर एक बच्ची एंटर होती है। जैसे ही वो अंकल कहती है तो वो अपनी सेंसेस को खो डालता है इसे देखने के बाद। और इतने में चीचू पोमेरेन को लेके अंदर एंटर होता है। पोमेरेन विकर से गुस्सा करती है मैं आपका काफी समय से इंतजार कर रही हूँ लेकिन आप वापस क्यों नहीं आए। विकर कहता है फादर मैं इसे सिर्फ आपके लिए लेके आया हूँ। विकर बताता है जब मैं फॉरेस्ट में था मेरी नजर इस पे पड़ी, ये लोकोको ट्राइब के रीजन में थी। जब मैंने इसके लॉकेट को देखा तो ये कहती है उसके अंदर जो है वो मेरी मॉम थी। पेनेलोप कहता है तो क्या पेनेलोप इसकी मॉम थी। पोमेरेन देखती है कि इस अंकल ने मेरे लॉकेट को क्यों पकड़ा हुआ है। विकर कहता है हुगो आप इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। इतने में हुगो कामता होता है और कहता है इस ब्लड में कोई और ब्लड कैसे मिक्स हो सकता है, मुझे इस बात का काफी डिस्पाइट है। विकर कहता है फादर आप इस बच्ची को ऐसे ना देखें नहीं तो ये डर जाएगी। विकर कहता है फैक्ट ये है कि इसे मैंने लोकोको ट्राइब से पकड़ा। हुगो कहता है तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मेरी डॉटर में बारबेरियंस का खून मिला जिससे ये बच्ची का जन्म हुआ। वो कहते हैं हाँ आप बिल्कुल ठीक समझे। विकर कहता है इसे देखने से लग रहा है ये काफी कांप रहा है लेकिन इसकी क्या वजह है। और इन्हें वो डरता हुआ इस बच्ची के सर पे हाथ रखा है। विकर कहता है चलो अब वो समय आ चुका है जब मैं हुगो से अपना बदला ले सकूंगा। और फिर हमें कैसल के ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैरेमोर और ये तीनों इस सीन को काफी हैरानगी से देख रहे थे। पोमेरेन अब हुगो के बियर्ड से खेल रही थी। हुगो कहता है क्या तुम्हें इसे खेल के मजा आया। वो कहती है ग्रैंडपा आपकी बियर्ड कितनी डर्टी है। वो कहता है देखो इसने मुझे ग्रैंडपा कहा और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। फिकर का एल्डर ब्रदर कहता है मैं हुगो के साथ इतना समय तो नहीं रहा लेकिन मैंने इसे कभी इतना सरप्राइज नहीं देखा। बैरमोर कहता है मैं इसके साथ काफी समय से रह रहा हूँ लेकिन इसे मैं काफी देर बाद इतना कुछ देख रहा हूँ। विकर कहता है ये चल क्या रहा है, मैं तो हुगो को काफी डीपली जानता था लेकिन वो इतना निराश क्यों लग रहा है। इतने में वो रोना शुरू कर देता है और कहता है देखो मैं ग्रैंडपा बन गया और इस दिन के बारे में मैं काफी समय से सोच रहा था कि कब मैं ग्रैंडपा बनूंगा और देखो वो समय आ ही चुका है। वीवी भी इस सीन को देख के इमोशनल हो चुका था और कहता है कि आज फर्स्ट टाइम मैंने हुगो के ये एक्सप्रेशन देखे लेकिन मुझे हुगो के लिए दिल में नरमी नहीं लेके आनी। वीवी भी कहता है रिजर्वेशन से पहले जब मैं 15 साल का था तो हुगो के सामने खड़े होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता था मेरे लिए। उस समय मेरा खुद से सवाल होता था क्या मैं हुगो को मार भी पाऊंगा या नहीं, तो हर टाइम मुझे उसका जवाब मिलता था हुगो को तुम्हारे लिए मारना इम्पॉसिबल है। और फिर वीवी बताता है कि जब कोई पर्सन स्वॉर्ड मास्टर के लेवल पे पहुंचता है तो वो पत्थर दिल हो जाता है। यही वजह थी कि हुगो भी पत्थर दिल हो चुका था। काफी समय बीत जाने के बाद फिर मैं पोमेरेन से
से मिला जिसने मुझे अंकल कहा और मेरे साथ जाने की फरमाइश की। ये पेनेलोप की बेटी थी जिसे हुगो बहुत ज्यादा लव करता था और मुझे इसके बारे में इसकी अपीयरेंस से, इसके लॉकेट से पता चला कि ये उसकी ही बेटी है। अब मैंने इसे हथियार बनाने का सोचा जिससे मैं हुगो के दिल को मॉम करूंगा। उसके साथ अब मेरा स्वॉर्डमैनशिप लेवल भी एनहेंस हो गया है। बेल्ज़ेबब के साथ मैडम का पॉइजन भी ऐड है। इस तरह करते वक्त गुजरता गया और मैं इस काबिल हो गया कि अब मैं हुगो से फाइट ले सकता था। आज मैं खुश लग रहा था क्योंकि आज हुगो को खत्म करने की तरफ मैंने फर्स्ट स्टेप को ले लिया था। लेकिन क्यों हुगो आज इतना ज्यादा खुश है? लेकिन हुगो कैसे इतना इमोशनल हुआ और आज उसके वो एक्सप्रेशन कहाँ गए जो हमेशा उसके फेस पे रहते थे? वो भी पास्ट के बारे में सोचता है। जब उसे पता चला कि ये पेनेलोप की बेटी है तो वो उसके पास आया और उसके सर पे हाथ रखा। पेनेलोप जैसे ही इस सीन को देखती है तो वो शॉक हो जाती है। फिर हुगो उससे पूछता है कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तो वो बताती है मेरी माँ का नाम पेनेलोप है। तो कहता है मुझे याद है। इतने वो कहती है क्या ये पर्सन मेरे ग्रैंडपा है? हुगो को उसकी बेटी की याद आती है कि कैसे वो मुझे फादर कहती थी उसी तरह ही ये मुझे ग्रैंडपा कह रही है और इतने में वो काफी इमोशनल हो जाता है और कांपते हुए पेनेलोप की तरफ बढ़ता है। फिर इस सीन को काफी शौक होके देख रहा था कि इसकी इमोशनल कैसे एकदम चेंज हुई। फिर हुगो बहुत ही ज्यादा रोता है अपनी बेटी और वाइफ को याद करके और पेनेलोप के सामने गिर जाता है और गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। इतने में बैरमोर विवी को कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर विकर। विवी कहता है अब ये मुझे किस चीज की कॉन्ग्रेट्स दे रहा है? बैरमोर कहता है आपने क्लैन हेड को ये सरप्राइज दे के इतना खुश कर दिया है। आज तक मैंने उन्हें इतना ज्यादा खुश नहीं देखा। देखो वो कैसे उससे खेल रहे हैं और ये एक उनका ख्वाब था जो आज पूरा हो चुका है और इस सब के पीछे आपका ही हाथ है। तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ मास्टर। फिकर मन में सोचता है क्या आज ये इतना खुश मेरी वजह से है? पोमेरेन कैंडीज खा रही थी और हुगो उसे देख के बहुत खुश हो रहा था। ये विकर का एल्डर ब्रदर था, ये भी काफी खुश था। लेकिन विकर हमें काफी स्ट्रेस लग रहा था। वो कहता है मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही आज जब हुगो अपने इमोशंस की वजह से काफी ज्यादा वीक लग रहा है तो मैं क्यों हुगो के सामने अपने आप को इतना पावरलेस फील कर रहा हूँ। इतने में रात का समय हो चुका था और विकर अपने रूम में पहुंच चुका था। वो यहाँ लेटा हुआ हमें काफी ज्यादा सैड लग रहा था। फिर बताता है कि वो हुगो जिसे मैं जानता था रिग्रेशन से पहले मैं उसे कहता रहा मैं इनोसेंट हूँ, मेरा एतबार करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो मेरी एक ना सुनता। मैंने उसे कहा भी कि तुम सारे बास्कर विले के गुनाह मेरे पे क्यों थोप रहे हो और उसने कहा मैं तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता। और क्या ये कम है कि तुमने डीमन से हाथ मिला लिया है? अभी भी मैं तुम्हें बच्चा समझू। विवी कहता है प्लीज ऐसे ना करें क्लैन हेड, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर हुगो आगे बढ़ता है और चाकू निकालता हुआ उसकी जुबान काट डालता है। हुगो विवी से कहता है अब तुम्हारी जुबान खुलेगी नहीं और तुम्हारी इतनी जुर्रत है तुम मेरे सामने बोलो। तुम सिर्फ एक लो ब्लड लाइन से हो तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने बोलो। विवी कहता है ये वो पर्सन है जिसने मुझ पे इल्जाम लगाया बगैर किसी गुनाह के। इतना सब हो जाने के बाद अभी भी मैं उससे रिवेंज लेने के लिए क्यों हेजिटेट हो रहा हूँ? ये बात मुझे अभी भी बहुत परेशान कर रही है। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मैं उसे नहीं जीत पाऊंगा। इतने में सैंडी विंडो से अंदर एंटर होती है और कहती है देखें आपने मुझे बुलाया और मैं हाजिर, लेकिन आज आप मुझे इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? विवी कहता है सैंडी तुम यहाँ किस लिए आई हो? वो कहती है जो इन्फॉर्मेशन आपने मंगवाई थी वही तो लेके आई हूँ। इस बार वो फोल्डर विवी के सामने रखते हुए कहती है आपने सेटले बास्कर पे इन्वेस्टिगेट करने की रिक्वेस्ट की थी, ये सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं, लेकिन आप इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आप सब कुछ भूल चुके हो? सब हैरियत तो है। विकर कोई जवाब नहीं देता। वो फिर से विवी से कहती है जैसे आपने कहा था मैंने सेटले बास्कर पे डीप रिसर्च किया और सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके सामने है, लेकिन आप इस तरह का क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आप सेटले बास्कर की रिपोर्ट्स में जो बातें लिखी थी वो बताई जाती हैं। वो कहती है सेटले बास्कर एक ऑर्फन चला रहे हैं और वो ऑर्फन क्लैन के नाम से है। जो बच्चे भी उनके पास आते हैं वो उनकी काफी केयर करते हैं और जो उन बच्चों को अडॉप्ट करता है ये उसे भी काफी सपोर्ट करता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो इन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं उनका कोई डाटा एग्जिस्ट नहीं करता, उसके साथ साथ जो बच्चे वहाँ से अडॉप्टेड हुए होते हैं उनका भी कोई डाटा नहीं मिला मुझे। अगर तो ये वाकई में डीमंस के साथ मिला हुआ है तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। विकर कहता है तो अंडरडॉग में जितने भी बच्चे किडनैप हो रहे हैं उस सब में टहले बास्कर का हाथ है। लेकिन इतने में उसे फास्ट की कुछ बात याद आती है। वो कहता है आज तक इसे मैंने कभी नोटिस क्यों नहीं किया? और फिर वो कहता है अगर तो स्टेले बास्कर करंटली एक डीमन है तो मेरी पास्ट लाइफ में भी एक डीमन होगा। रिग्रेशन से पहले जब विकर को डीमंस के साथ मिलने पे जेल में डाला गया था, विकर बताता है वहाँ एक पर्सन आता है जो मुझे बताता है हुगो ने तुम पे ब्लेम लगा के तुम्हें मारने का प्लान किया है। वो पिटीफुल विकर था। वो कहता है फादर चाहते हैं कि वो बास्कर विले के सारे इल्जाम तुम्हारे सर पे डाल दें और उनकी ख्वाहिश है कि वो तुम्हें मार डालें। मैं सच्ची में तुम्हारे लिए बहुत अफसुर्दा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये था पिटीफुल विकर। को जैसे ही वो सारी सीन्स याद आते हैं तो
वो काफी गुस्से में उठता हुआ कहता है, नहीं मैं कैसे इतना बड़ा धोखा खा सकता हूँ। और फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ ये एक बच्चा और ये पर्सन आगे बढ़ रहे थे। ये बच्चा पूछता है, मिस्टर स्पॉन्सर हम कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है, हम तुम्हारे घर की तरफ जा रहे हैं जहाँ अब तुम रहोगे। वो बच्चा काफी डरता है और कहता है, डायरेक्टर ने तो हमें बताया था कि मुझे एक अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट किया है, लेकिन ये प्लेस तो देखने में काफी खतरनाक लग रही है। इतने में ये दोनों इस केव के बाहर पहुंचते हैं। तो वो बच्चा कहता है, ये तो एक केव है, हम यहाँ किस लिए आए हैं? ये तो सेटले भास्कर था। ये कहते हैं, ओहो मुझे लगता है कि हम गलती से यहाँ आ गए हैं। लेकिन साथ ही उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है। वो कहता है, असल में तुम्हारा घर इस केव में नहीं है। और जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होता है तो ये बच्चा उससे देख के काफी डरता है। और इतने में ही वो सारा ट्रांसफॉर्म हो चुका था और इस बच्चे की तरफ जैसे ही वो बढ़ता है तो ये बच्चा चिल्लाता है, प्लीज माँ मुझे बचा लो, मुझे कोई तो बचा लो। लेकिन वो जरा रहम नहीं खाता क्योंकि उसकी हकीकत हमें पता चल चुकी थी। सेटले भास्कर एक डीमन था और इतने में वो उस बच्चे को कचा चबा देता है। और आप देख ही सकते हैं कि उसका खून और शूज यहीं गिरे थे। और इतने में कहता है, ये बात तो सच है, जो बच्चे होते हैं उन्हें खाने का स्वाद ही अपना है। अब वो वापस से अपनी बॉडी को डीमन से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करता है और कहता है कि मैं इस काम से अपने आप को क्यों नहीं रोक सकता, मेरा पसंदीदा काम है ये। इसका असल में नाम एंड्रोमेलियस था जो अपर 10th क्रॉप्स ऑफ डीमंस का था। और इतने में ही हमें उस केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो डीमन जाके बैठ चुका था और काफी इंसानों की खोपड़ियां वहाँ मौजूद थी जिन्होंने इसे खा के खत्म किया था। सेट कहता है, काफी चीजों की कमी होना शुरू हो गई है। वो कहता है, जो भी है ह्यूमन की सप्लाई काफी कम हो चुकी है, तो क्या हमें ऑर्फिन से एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेनी चाहिए। ये था एंड्रोमेलियस और ये इस कौवे से बात कर रहा था और इसे कहता है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है एट? वो कहता है, नहीं मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी होगी तो हमें काफी नोटिस किया जाएगा जिस वजह से हम पकड़े भी जा सकते हैं। ये 8 क्रॉप्स था जो डीमंस की ही क्लैन का था। एट कहता है, काफी समय से तुमने बहुत सारे इंसानों को खा लिया है, तो बास्केट विले के ब्लड हाउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सेंसेस में अच्छे हैं, तो उनसे बच के रहना, कहीं तुम्हारा बुरा वक्त करीब ही ना हो। वो कहता है, नहीं तुम उसकी टेंशन ना लो, वो सब चीजें मैंने अच्छे से संभाली हुई है। सेट कहता है, अगर कंटिन्यूसली मैं ह्यूमन ब्लड 1 साल या आधे साल तक पीऊं तो फिर जाके मैं उस काबिल होऊंगा कि मैं उस गेट को ओपन कर सकूं। एट कहता है, इतनी भी तेजी ना पकड़ो, कहीं हम पकड़े ना जाएं और सारा प्लान चौपट हो जाए। एट पूछता है, बास्केट विले में कुछ नया हुआ है और स्पेशल सर्कमस्टांस हुए हैं तो उनके बारे में बताओ। वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है, वहाँ मैंने हर चीज को संभाला हुआ है, तुम बस मॉर क्लैन की साइड पे नजर रखो। वो कहता है, चलो ठीक है। एट कहता है, हमें 10 क्रॉप्स को सिर्फ एक ही गोल मिला हुआ है, डीमंस के और ह्यूमंस के वर्ल्ड में जो एक डोर है उसे ओपन करना, ताकि हम ह्यूमंस को तबाह करके ये भी दुनिया अपने कब्जे में ला सके, उसके साथ ह्यूमंस को हम 10 क्रॉप्स में बदल सके। ये कहता हुआ वहाँ से निकल जाता है। सेठ कहता है, एक जरूरी बात तो मैंने एट को बताई नहीं, हुगो को मैंने उसकी ही ग्रैंड डॉटर के हाथों कैसे पागल बनाया। अब हुगो काफी कमजोर होता जा रहा है, तो मुझे जल्दी से अपने काम को सरंजाम देना है ताकि मैं बास्केट विले को तबाह कर सकूं। अब कोई ऐसी चीज नहीं है जो बास्केट विले में हमें तबाह कर सके, लेकिन एक ऐसी चीज है जो हो सकता है हमारे लिए अच्छी नहीं है, और वो है विकर वैन बास्कर, वो बच्चा जिसे पैदा होते साथ ही मैंने स्नेक से मारने की कोशिश की, लेकिन उसने उन डेमन ब्लैक माम्बास को ही खत्म कर डाला और फिर उसे मैंने उस फॉरेस्ट में छोड़ा ताकि वो मर सके, लेकिन वहां से भी वो वापस आ गया। ये कोई नहीं जानता मैंने हुगो को डिस्ट्रॉय करने के लिए कितनी मेहनत की है और कितनी देर से मेहनत कर रहा हूँ। सेट कहता है, जैसे मैंने सोचा है मैं वैसे ही हुगो को और इस वर्ल्ड को तबाह कर डालूंगा और सारे ह्यूमंस को डीमन बना डालूंगा। चलो उस पे काम करता हूँ चल के। और इतने में बास्कर विले का कॉरिडोर दिखाया जाता है जहाँ विवी और हुगो थे, लेकिन ना हुगो कोई बात कर रहा था और ना विवी कोई बात कर रहा था। विवी कहता है, हुगो ने काफी समय से मुझे बुलाया हुआ है और इस तरह ही वॉक कर रहा है, तो ये क्या बात करना चाह रहा है मेरे से। अभी इस टाइम मुझे ये काफी निराश लग रहा है और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो दोबारा नहीं मिलेगी। ये वो परफेक्ट टाइम है जब मैं हुगो को मार सकता हूँ। ये सारी वो थॉट्स थी जो मुझे पास में आती थी, लेकिन अभी फिर हुगो बोलते हुए विवी से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे से काफी खफा हो। फिर उसकी बात सुन के शौक होता है और कहता है, क्या इसने मेरी इंटेंशन सेंस तो नहीं कर ली कि मैं इसे मारना चाहता हूँ। हुगो कहता है, मैं काफी बुरा बाप हूँ, मैं अपने बेटों को हंटिंग डॉग्स कहता हूँ और उन्हें उनकी ही मौत के पास भेज देता हूँ, और ये बात मैं हमेशा से जानता हूँ कि मेरे बच्चे मुझे दिल में काफी बुरा भला कहते होंगे। हुगो कहता है, जैसे मैं तुम्हारे साथ भी काफी बुरे से पेश आता हूँ जब से तुम बच्चे थे, और मुझे यकीन है कि तुम्हें ये बात काफी बुरी लगती होगी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे अपनी कौन सी बातों को चेंज करना पड़ेगा, और मेरे इस मूड की और इस चीजों की वजह सिर्फ बारबेरियंस हैं, और जो मतलबी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं उन वजह से मेरी जिंदगी हमेशा गुस्से में ही रहती है। बीवी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा शौक होता है और कहता है, फर्स्ट टाइम मैंने हुगो के मुंह से इसकी बुराई सुनी, क्या ये हकीकत में मेरे से इसका पूछना चाहता है या ये मेरा लॉयलिटी टेस्ट
दे रहा है। लेकिन इतने में ही हुगो विवी से कहता है आई एम सॉरी, और उसके सामने काफी शर्मिंदा होकर कहता है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। विवी इस सीन को देख के शौक सा था एकदम। हुगो के इमोशनल इतने कैसे बदल गए। हुगो कहता है मैंने पोमेरेन से सुना है उसकी माँ पेनेलोप जो मेरी बेटी थी उसने अपने आखिरी लम्हा काफी खुशी से गुजारे हैं। ये बात मुझे अपनी बेटी से सुन के बहुत अच्छी लगी। मेरे मन का बोझ अब काफी कम हो चुका है। और हुगो कहता है जैसे मैं अपने घर वालों को चाहता था वैसी तो लाइफ उन्हें नहीं दे सका, लेकिन कम से कम वो जाते वक्त खुश तो थे। इतने में वो विवी के सामने झुका हुआ कहता है इन सब बातों का शुक्रिया मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए क्योंकि तुम ही पोमेरेन को मेरे पास लेके आए हो। अगर तुम आज मेरे से कुछ भी मांगना चाहते हो तो जो तुम्हारी ख्वाहिश है तुम मेरे से मांग सकते हो। ये कोई रिवॉर्ड नहीं है जो मैं अपने हंटिंग डॉग को देना चाहता हूँ, बल्कि रीपेमेंट है जो मैं अपने ग्रेटिट्यूड का तुम्हें देना चाहता हूँ। विवी कहता है रिग्रेशन के बाद का मेरे एक सवाल है जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। जब मैं हुगो से मिलके वापस जा रहा था तो हुगो ने मुझे कहा गुड लक मिड टर्म असेसमेंट के लिए। उसके बाद इसने कहा मुझे यकीन है कि तुम वहां से जीते बगैर वापस नहीं आओगे। और जब मैं उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था तो इसने कहा फौरन फाइट रोक दो, लेकिन मैंने उसे मना किया। और जब उसके बाद मुझे चोट लगी तो इसने कहा अपनी केयर किया करो और बैटल में कोई भी इंजरीज हो तो पीछे हट के अपनी जान को बचाओ। कुछ समय बाद इसने मुझे स्टैम्प की ताकि मैं अपना एक जरूरी काम कर सकूं और इसने मुझे कहा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ मेरे बेटे, तुम पुलिस नहीं हो। मेरा सवाल ये था क्या हुगो मेरे साथ ऐसे है और बाकी सबके साथ इतना डिफरेंट है? कोल्ड हार्ट हुगो अब नहीं रहा। अब जो हुगो मेरे रिग्रेशन के बाद है वो काफी बदल चुका है। तो ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती थी कि इस बात को मैं कैसे जज करूं। रिग्रेशन से पहले जो मैंने 17 साल की लाइफ गुजारी उसमें मुझे यही होता था कि मैं हुगो से कब रिवेंज लूंगा या तो मुझे हुगो को माफ कर देना चाहिए। इन दो क्वेश्चंस में मेरी लास्ट लाइफ उलझी हुई गुजरी है। सेम वही क्वेश्चन अभी भी है, रिवेंज लूं या माफ कर दूं। मुझे अभी इस बात का फैसला करना पड़ेगा मुझे क्या चीज चूज करनी चाहिए, या इसे मार देना चाहिए या तो इसे छोड़ के इसके साथ लॉयल हो जाना चाहिए। वो कहता है अभी के लिए। साथ ही कहते हैं फादर प्लीज अपने सर को ऊपर उठाएं, आप क्लैन हेड हैं। चले इस बात को खत्म करते हैं। मुझे क्या चीज चाहिए? आपने जैसे कहा है आप मुझे इस टाइम कुछ भी दे सकते हैं। वो कहते हैं हाँ मैंने कहा है तुम मांगो। वो कहता है जो मैं चीज चाहता हूँ, लेकिन चले अभी के लिए इस बात को छोड़े, मैं उस बात पर डिसीजन करके आपको बताऊंगा। और इतने में ये पोमेरेन के साथ खेलना शुरू हो जाता है और कहता है क्या आप तुम बास्करविले में खुश हो? वो कहती है हाँ अंकल, यहाँ विकर भी है, ग्रैंडपा भी है और काफी ज्यादा लोग हैं जो मुझे खुश रखते हैं। वो कहता है लेकिन तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? क्या तुम मेरा नाम भूल चुकी हो? इतने में उसे देखती हुई सोचती है और कहती है नहीं आप सैड अंकल हैं। इतने में वो मुस्कुराता हुआ कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। ये मदर आगे बढ़ती हुई कहती है यंग मास्टर सैड आज आप ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएंगे? वो कहता है जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बांजी का फेस देखना चाहता था। ये कहती है क्लैन हेड ने हमें हुक्म दिया है कि कोई भी इस यंग लेडी के पास नहीं आएगा। सैड पोमेरेन से कहता है चलो हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे कि मैं यहाँ आया और आपने भी इस बात को किसी को नहीं बताना, समझ आई पोमेरेन? पोमेरेन कहती है ठीक है अंकल मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। और वो पोमेरेन के हेयर्स को पकड़ता हुआ कहता है पोमेरेन आपके हेयर्स तो काफी सॉफ्ट हैं। और वो पोमेरेन से कहता है जब मैं आपसे मिलता हूँ तो मुझे मेरी बहन आपकी माँ पेनेलोप की बहुत याद आती है। ये लेडी कहती है मास्टर सैड क्या आप मैडम पेनेलोप से पहले मिले हुए हैं? वो कहता है हाँ मैं पेनेलोप से तो मिला था लेकिन पोमेरेन के पैदा होने से पहले की बात है। वो कहता है चलो ऐसे लगता है नैनी तुम्हें तुम्हारे क्लैन हेड याद आ रहे हैं। जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो ये मन में सोचता है कि चलो अब मुझे इस बच्ची को उड़ा जाना चाहिए और इस एक को उड़ाने से मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी कि मैं 1000 पीपल को भी खा लूं तो इतनी स्ट्रेंथ ना मिले। इतने में वो पीछे से कुछ आवाज सी सुनती है तो पीछे मुड़ के देखती है और कहती है ग्रैंडपा क्या वो जा चुकी हैं? वो कहते हैं हाँ ऐसे लगता है जैसे नैनी को कोई काम था और वो चली गई है। सैड कहता है पोमेरेन क्या आप ग्रैंडपा हुगो से लव करती हैं? वो कहती है हाँ मैं हुगो से भी प्यार करती हूँ और हुगो मेरे से भी काफी प्यार करता है। सैड साथ ही डीमन मोड में आता है और कहता है हाँ जैसे वो अपनी मरी हुई बेटी मरी हुई वाइफ से लव करता था उससे कई गुना ज्यादा वो इस पोमेरेन को लव करता है, लेकिन मुझे इसकी बहुत जरूरत है तो अगर मैं तुम्हें भी मार डालूं तो। और इतने में अपनी बॉडी को डीमंस में ट्रांसफॉर्म करने ही लेता है और कहता है तुम्हारे मरने के बाद हुगो कितना ज्यादा तबाह हो जाएगा इस बात का सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और फिर वो आगे बढ़ता है पोमेरेन को खत्म करने के लिए, लेकिन इतने में ये आगे बढ़ता है और कहता है सैड नैनी कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही सैड इसकी बात सुनता है तो ये डर सा जाता है और कहता है ये तो और इसकी आवाज है। और ये सब वेट करता है कि ये मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा और यहाँ क्या चल रहा है। सैड कहता है ये कहाँ से आ गया, मेरा मकसद पूरा होने ही वाला था। वो पीछे देखता हुआ मुस्कुराता है। पोमेरेन कहती है और अंकल कैसे हैं आप? सैड कहता है जब मैं यहाँ आया तो नैनी यहाँ मौजूद नहीं थी तो मैंने सोचा पोमेरेन अकेली है तो इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया जाए। और इस कहता है फादर को अगर इस बात का पता चल गया कि तुम
पोमेरेन के पास हो तो तुम जानते नहीं वो हम सबको मार डालेंगे, तो बेहतर यही है कि इस बात को यहीं दबा दिया जाए। सैड कहता है मेरा भी यही हाल है, इस बात को यहीं दबा दिया जाए और किसी को ना बताया जाए। और इस कहता है सैड चलो अब तुम्हें वापस से आइसोलेशन ट्रेनिंग में लौट जाना चाहिए। वो कहते हैं हाँ लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाला हूँ। और मन में सोचता है कि और एक दिन तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा। और काफी हैरानगी से सैड की तरफ देखा है और कहता है ये क्या कर रहा है, आज ये मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है। और आगे बढ़ता हुआ सैड के बाजू से पकड़ लेता है और सैड से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में परेशान हूँ, तुम अपने आप को इतना हार्ड वर्क ना करो, अगर तुम्हें किसी भी स्टेप में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं हर टाइम तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ। सैड उसकी इस एक्ट को देख के बहुत ज्यादा शौक होता है और कहता है ये ऑरिस क्या कर रहा है, आज फर्स्ट टाइम ऑरिस मेरे लिए परेशान लग रहा है, ये कैसे हुआ। सैड मन में सोचता है सिर्फ इस विकर वैन बास्कर की वजह से मुझे फादर की तरफ से ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है और मैं इतना ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन स्टिल अभी भी मुझे इस 16 साल के बच्चे से कंपेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है तुमसे ज्यादा तो विकर जीनियस है, अगर आज विकर ना होता तो मैं। साथ ही और इस कहता है सैड तुम किन ख्यालों में गुम हो गए हो, मैंने जो तुम्हें कहा है तुम्हें समझ लगी है। इतने में सैड को कुछ डीमन विक्टिम्स आते हैं तो वो साथ ही अपना मुंह छुपाते हुए दूसरी तरफ हो जाता है और कहते हैं एक्सक्यूज मी। मॉरिस से कहता हुआ चले जाता है कि अब आप यहाँ हैं तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप इसका ख्याल रखना। और इस कहता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये काफी वियर्ड एक्ट कर रहा है, या फिर आज फर्स्ट टाइम मैंने इसे अपनी परेशानी के बारे में बताया है तो ये इस वजह से शॉक हो गया है। और इस मन में सोचता है जैसे हर एक पर्सन जानता है कि मैं हुगो लेबास्कर जैसा हूँ और मेरा दिल भी सेम हुगो जैसा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उस दिन फादर ने इमोशंस को एक्सप्रेस किया। वो क्या था, वो उस दिन कह रहा था कि जब मैं सोचता था मैं ग्रैंडपा बनूंगा तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता था, तो आज मैं वो टाइम दे के काफी इमोशनल हो चुका हूँ। और इस कहता है क्या वैसे ऑकवर्ड इमोशंस मेरे अंदर से भी निकलेंगे अगर मेरे पे ऐसा कुछ दिन आएगा। इतने में वो पोमेरेन के सर पे हाथ रखा हुआ कहता है पोमेरेन तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आज जो बास्कर विले का सारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उस सब के पीछे तुम ही तो हो। अब हम इस केव का सीन देख रहे हैं जहाँ ये पर्सन उस केव के अंदर एंटर होता है और यहाँ बैठा हुआ मन में सोचता है कि ये काफी अजीब बात नहीं है, उस दिन के बाद से हुगो ने पोमेरेन को कभी इरादा नहीं छोड़ा और अगर उसने पोमेरेन पे इस तरह ही सख्ती रखी और उसे अपने पास रखा तो मैं उसे कभी भी नहीं मार पाऊंगा। आज मुझे बहुत ही अच्छा मौका मिला था, अगर तो वो और इस बेवकूफ ना था तो मैं उसे मार ही चुका था। और वो यहाँ बैठा हुआ अब उस बात पे काफी अफसोस कर रहा था और कहते चलो अभी डोर ओपन होने में काफी समय बचा है तो मुझे इतनी जल्दी भी नहीं करनी, जितना ज्यादा टाइम गुजरेगा हुगो का लव पोमेरेन के लिए उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो जब मैं एट द एंड उसे खत्म करूंगा तो हुगो टूट के खत्म ही हो जाएगा। वो कहता है जब भी वो समय आएगा मैं सोचता हूँ कि मैं पोमेरेन को किस तरह मारूंगा, क्या जिस तरह मैंने उसकी नानी रोसोना को पॉइजन दे के मारा और कहा ये बीमारी की वजह से मरी है, या फिर उसकी माँ पेनेलोप को जिस तरह मैंने मारा और कहा वो बारबेरियन से मारी गई है। इन दोनों में से किस तरह मुझे अब पोमेरेन को खत्म करना है ये तो अब मैं समय आने भी सोचूंगा, लेकिन मैं इन दोनों से भयानकनाक मौत पोमेरेन को देने वाला हूँ। लेकिन विवी इस गुफा की तरफ क्या करने आ रहा था। विवी अब अपनी बेल्ज़ेबब स्वॉर्ड निकालता है और इस गुफा के बाद जो जाल बिछा था उसे तोड़ डालता है, लेकिन जैसे ये आवाज सैड तक पहुंचती है तो वो काफी शौक होता है और कहता है ये एकदम से क्या हुआ। अब अलर्ट होता हुआ अपनी स्वॉर्ड निकालता है और गेट के सामने खड़ा हो जाता है। सैड कहता है ये किसने हरकत की, जल्दी से अंदर आओ, ये कौन बेवकूफ था। लेकिन इतने में विवी अंदर एंटर होता है। अब विवी उसकी तरफ काफी गुस्से से देखा है जैसे ही उसे तबाह कर डालेगा। विकर उसके सामने पहुंचते ही कहता है जैसे सैड मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा, तो देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। वो विवी को देख के काफी शौक हो जाता है और कहता है विकर वैन बास्कर तुम यहाँ कैसे। विवी कहता है सारे रास्ते से तो मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था लेकिन तुम अपने ख्यालों में गुम थे और तुमने ये नोटिस ही नहीं किया कि तुम्हारा कोई पीछा भी कर रहा है। वो कहते हैं जो मैंने गेट पे जाल बिछाया था वो तो एक मिड ग्रेजुएट तोड़ सकता है, तो क्या तुम मिड ग्रेजुएट हो। लेकिन वो मन में सोचता है कि अगर सारे रास्ते ये मुझे फॉलो करता है तो ये मेरी आइडेंटिटी के बारे में भी जानता होगा। विवी कहता है मेरा यहाँ अचानक आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम इस प्लेस में इस टाइम क्या कर रहे हो और तुम वही डीमन हो जो बच्चों को अंडरडॉग सिटी से चुरा रहा है। ईद ने वो स्माइल पास करता है और कहता है क्या, तो इसका मतलब है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। लेकिन विकर वैन बास्कर तुम मेरे बारे में ये कैसे जानते हो। विवी कहता है अब तुम्हारे पास कोई और प्लान है अपने आप को छुपाने के लिए डीमन। वो कहता है अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम दोनों के अलावा यहाँ कौन है, और अपनी स्वॉर्ड लेता हुआ विवी की तरफ बढ़ता है। वो कहता है मुझे इस बात की नहीं समझ आई कि तुम्हारे पास यहाँ अकेले आने का कॉन्फिडेंस कैसे आया और ना ही तुम्हारे पास कोई स्वॉर्ड है, लेकिन ये भी ठीक है, अब मैं तुम्हें बड़ी आसानी से यहाँ मार के खत्म कर सकता हूँ। और स्वॉर्ड निकालता हुआ विकर पे अटैक कर देता है। आप जैसे जानती हैं ये एक स्ट्रॉन्ग डीमन है तो इसका अटैक भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये डीमन सैड और इसके दूसरी तरफ विकर वैन बास्कर, विकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन सैड कहता
कहता है तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, लेकिन इतने में अचानक सैड का हाथ ही कट जाता है। वो इस सीन को देख के काफी शौक था। इसका ये हाल किसी और ने नहीं बल्कि विकर ने हो किया था, और अपनी बेल्ज़ेबब एपिसोड से ही। सैड कहता है तुमने ये वेपन को किस समय निकाला, और इसका कट ऐसी है जैसे मेरी सोल ही कट गई हो। मुझे ये ना बताना कि ये स्वॉर्ड बेल्ज़ेबब है जो स्वॉर्ड ऑफ लुटोनी की थी, लेकिन तुम्हें ये बेल्ज़ेबब स्वॉर्ड कैसे मिली और तुमने इसे एक्टिव करके कैसे निकाला। वीवी कहता है एज एक्सपेक्टेड डीमंस को इन सब के बारे में काफी नॉलेज है, लेकिन इसे छोड़ो। वीवी कहता है तुम उन 10 डीमंस में से हो जो ह्यूमन वर्ल्ड में भेजे गए ताकि वो डीमंस और ह्यूमंस के दरमियान उस गेट को ओपन कर सके। तो क्या मैं तुम्हें उन 10 में से एक कह सकता हूँ। सैड चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम इन सब बातों को कैसे जानते हो, और अब अपने डीमन मोड में ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन वो वीवी की इन बातें सुन के काफी शौक था। सैड वीवी को देख के कहता है कि तुम्हारे इस यंग ब्लड में से मुझे मेरे मरे हुए एंसेस्टर्स की स्मेल क्यों आ रही है, क्या उन्हें मारने में तुम्हारे एंसेस्टर्स का हाथ था। वीवी कहता है रिग्रेशन से पहले की लाइफ में ये मेरा टीम लीडर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मुझे ही पागल बना रहा है, और एट द एंड इसी ने ही मुझे मरवा डाला। वीवी कहता है डीमंस अब तुम होश पकड़ो, मैं खुद मैदान में उतर आया हूँ। अब तुम ये बिल्कुल भी ना सोचना कि मैं तुम्हें आसान मौत मारूंगा। मैं तुम 10 क्रॉप्स को एक एक करके ढूंढ के अजियतनाक मौत मारूंगा कि तुम्हारे अबाउजदाद भी कोशिश ना करें हमारे वर्ल्ड में एंटर होने की। वीवी बताता है रिग्रेशन से पहले अर्थ में काफी शोर शराबा हुआ। उस समय वो डोर ओपन हुआ जो डीमंस को और ह्यूमंस को मिलाता था। जैसे ही लोगों ने उस डोर को देखा तो वो काफी खौफजदा हो गए, और इतने में वो डोर को चीरते हुए काफी मॉन्स्टर्स बाहर निकले। हम उन्हें द फॉल कहते थे। वीवी बताता है कि सबसे पहले अर्थ के गेट को जिन 10 क्रॉप्स ने ओपन किया था उन्हें 10 हाई रैंक डीमंस कहते थे। वो 10 इलाइट क्रॉप्स थे। इन 10 इलाइट क्रॉप्स के साथ काफी समय तक फाइट चलती रही, लेकिन जब मैं उस क्रॉप से मिला तो उसका नतीजा काफी भयानक था। ये वो आखिरी क्रॉप था जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। 671 पीपल्स ने इस बैटल को ज्वाइन किया था, जिसमें से 666 पीपल मर चुके थे। जो 5 बचे थे उनमें से 4 शदीद जख्मी थे। फाइनली जो उस फाइट में सरवाइव किया था वो मैं ही था। वो भी इसलिए इन डीमंस ने 666 नंबर को मैच करना था, तो ये मैच करने के बाद सिर्फ मैं ही बचा था। ये नंबर मैच करते साथ ही ये डीमन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब इससे कोई फाइट नहीं कर सकता था। बीवी कहता है ये सारी बॉस की दास्तान थी, और उसे याद करने के बाद वो काफी सैड हो जाता है, और मन में सोचता है कि सैड मेरे से ये पूछता है कि क्या मैं उनसे पहले कभी मिला हुआ हूँ। मैं तो उन 10 क्रॉप सारों से मिला था जो अर्थ पे आए थे। अब वो इन स्कल्स की तरफ देख के काफी सैड होता है और कहता है इस बगैरत ने इन सारे बच्चों को खा डाला है। बीवी अब काफी ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है मुझे इसे यहीं खत्म करना है। इसने मेरी अंडरडॉग सिटी के बहुत सारे बच्चों को खत्म कर दिया है। सैड कहता है तुम्हें देखने से तो लगता है कि तुम्हें उन बच्चों के मरने का काफी दुख सता रहा है। सैड कहता है तुम परेशान ना हो, वो सारे बच्चे अभी भी मेरे स्टमक में जिंदा हैं। अगर तुम कहती हो तो मैं उन्हें फिर से जिंदा कर देता हूँ। अब उसके स्टमक से उन बच्चों की आवाजें आ रही थी कि प्लीज हमें बचा लो, हमें अपनी माँ से बहुत प्यार है और हम उनसे मिलना चाहते हैं। बीवी इन आवाजों को सुन के काफी शौक होता है और कहता है ये क्या सीन चल रहा है, मुझे इसके बारे में नॉलेज ही नहीं था। लेकिन अब वो इतने गुस्से में था कि आगे बढ़ता हुआ उसके दूसरे हाथ को भी काट डालता है। वो इस सीन को देख के काफी शौक हो जाता है। बीवी कहता है ये मुझे ना बताओ कि तुम इन्हें जिंदा कर सकते हो, जो एक बार मारा जाए वो कभी लौट के नहीं आता। सैड अब काफी दर्द में था और चिल्लाता है कि मेरे बाजू, तुमने मेरे दोनों बाजू काट डाले। लेकिन साथ ही उसके दोनों आर्म्स रीजनरेट हो चुके थे क्योंकि वो एक डीमन था और उसके पास इसकी एबिलिटीज थी। सैड अब उठता है और कहता है चलो इन बातों को छोड़ो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास मेरे सारे राज हैं, तो चलो। सैड कहता है और इस जिसे क्लैन में सबसे ज्यादा जीनियस कहा जाता है, वो 30 साल की उम्र में मिड रेंज ग्रेजुएट बना है, लेकिन तुम सिर्फ 17 साल की उम्र में हाई रैंक ग्रेजुएट हो चुके हो। लेकिन कैसे? अभी बात यहाँ नहीं खत्म होती। तुम्हारे पास वो डिमोनिक क्रिएचर बेल्ज़ेबब स्वॉर्ड भी है, जिससे तुम्हारे फ्यूचर में आगे जाने के बहुत ज्यादा चांस है। वो समय आने से पहले ही मुझे तुम्हें अभी के अभी यही खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो कल तुम हमारे लिए एक मुसीबत बनोगे। विके कहता है ना ना बचिया, ये मेरा मरने का समय नहीं बल्कि तुम्हारा मरने का समय है। और अब ये दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड लेके एक दूसरे के आमने सामने हो चुके थे और इतने में ही एक स्ट्रॉन्ग फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे पे स्ट्रॉन्ग और पावर से अटैक करते हैं, लेकिन एक दूसरे के अटैक्स को डॉज भी कर रहे थे क्योंकि ये दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग थे। सैड कहता है तुम्हारा मिडिल नेम वैन है और मेरा ली है, तो मैं तुमसे काफी स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम वैन से हो, तो तुम्हारे लिए बास्केटविले में रूल है कि तुम सिर्फ फोर्स टेक्निक तक सीख सकते हो। विकेट मन में सोचता है कि इसे क्या बता भी मेरे बारे में कि मैं 6 टेक्निक तक सीख चुका हूँ, और अब वो विकेट वैन बास्कर पे बास्केटविले 6 टेक्निक से अटैक करता है। विकेट कहता है उसका अटैक तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कहता है कि अब मुझे इसे डॉज करना चाहिए या तो इसे पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन विकर
विकर हार नहीं मानता और आगे बढ़ता हुआ उसे सेम सिक्स टेक्निक से अटैक करता है। वो इसकी सिक्स टेक्निक अटैक को देख के शॉक हो जाता है और कहता है ये पर्सन कैसे सिक्स टेक्निक को जानता है। सैड अब क्रीपी सी स्माइल देता है और कहता है ये मैं पहले ही जानता था कि ये बच्चा काफी ज्यादा होशियार है और हमसे काफी चीजें छुपा रहा है, तो मैंने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। और अब अपनी दोनों सॉर्ड्स को एक्टिव करता है और जैसे ही वो विकर भी अटैक करता है तो विकर उसकी अटैक को बेल्ज़ेबब से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो डीमन था तो उसकी सॉर्ड बेल्ज़ेबब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन फिर ऐसा सीन होता है जो अनप्रेडिक्टेबल था और वो इस सीन को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि विकर आगे बढ़ता है और अब इस पे 7 टेक्निक से अटैक करता है। वो अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसकी सॉर्ड टूटती है और ये दूर जाके गिरता है, क्योंकि अब ये 7 टेक्निक के बारे में नहीं जानता था और ना ही वहां तक पहुंचा था। सैड कहता है 7 फैंग, ये बच्चा तो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ये 7 टेक्निक तक कैसे पहुंचा। 7 टेक्निक तो सिर्फ हुगो को आती है, तो हुगो ने इसे कैसे अलाउ किया एक वैन होने के नाते कि ये 7 फैंग को लर्न करे। लेकिन साथ ही विकर आगे बढ़ता है और मौका लेते हुए इस पे जोरदार अटैक कर देता है। वो अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी ओरा पावर सारी गुफा में फैल जाती है। विकर उसके ऊपर स्वॉर्ड रखा हुआ कहता है डीमन सोचो, अभी एक पर्सन तुमसे मिला है और तुमसे वही ह्यूमन नहीं संभाला जाता। तुम लोग पागल हो जो सोचते हो कि ह्यूमंस को मारना आसान है, बल्कि हमारे लिए तुम्हें खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ ही उसकी कमर में से स्वॉर्ड आर पार करते हुए कहता है अब मैं वो पर्सन हूँ जो तुम्हारे गेट को भी नहीं खुलने दूंगा और 10 के 10 इलाइट क्रॉप्स को ढूंढ के उन्हें फना कर डालूंगा। अब तुम्हारा बुरा समय आ चुका है, तो अब तुम अपनी हेयर मनाओ। वीर कहता है तुम्हारा यही प्लान था कि ह्यूमन के और डीमंस के क्लैम को आपस में जुड़ा जाए, लेकिन जब मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों की मार डालूंगा तो तुम्हारे इस बेकार से प्लान का क्या बनेगा। और अब मैं तुम्हारे साथ वही करने जा रहा हूँ जो काफी समय पहले तुमने मेरे साथ किया था। सैड कहता है मुझे तुम्हारे जैसे घटिया ह्यूमन से अब नफरत सी हो रही है। इतने में विकर आगे बढ़ता है और स्वॉर्ड से उसे चीर डालता है। वो दर्द से काफी चिल्लाता है और एकदम फटता है, उसका खून वहाँ फैल जाता है। लेकिन विकर इस सीन को देख के शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या चीज है। मुझे लगता है उसने इस ब्लड से एक थ्रॉन बना लिया है। इतने में वो ब्लड थ्रॉन ट्रांसफॉर्म होता है और उसमें से एक जानवर मॉन्स्टर निकलता है। वो विकर से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा। चलो अब वो समय आ चुका है जब मैं तुम्हें इंसानों को अपना असल रूप दिखाऊं। अब वो एक्चुअल डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और कहता है लो अब मैं सैड से डैड बन चुका हूँ। वीवी से कहता है कि अब तुम मेरे जाल से नहीं बच सके, तुमने मुझे इस फॉर्म में आने में मजबूर किया था। चलो मैं इतना मानता हूँ कि जो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था और तुम्हारे पावर्स के बारे में जाना था वो बिल्कुल ही गलत था। तुम उससे काफी आगे की चीज हो, लेकिन तुम्हारी ये सारी पावर्स यही था कि अब तुम इस मोड में तो मेरे साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। और अपनी स्नेकी मॉन्स्टर से विकर भी अटैक कर देता है। वो इसके सारे स्नेकी मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर डालता है। वो कहता है चलो चलो लगे रहो और तुम इन्हें जितना मारते जाओगे ये उतना बढ़ते जाएंगे। विकर एक के बाद एक कोशिशें कर रहा था इसके स्नेक्स को खत्म करने की, लेकिन वो बढ़ते हुए फिर से विकर पे अटैक कर रहे थे। इतने में ये ब्लैक मांबा पीछे से विकर पे अटैक करता है। इसका विकर को नहीं पता चलता और ये विकर को बाइट कर देता है। विकर इसे देख के शॉक हो जाता है। वो इसे मार तो डालता है लेकिन उसका पॉइजन अब विकर की बॉडी में फैल चुका था। सैड कहता है देखो ना जो मैं करना चाहता था वही हो गया, अब तुम एक लम्हा भी नहीं इस पॉइजन के साथ जी सके, तुम्हारा समय यही था। चलो गुड बाय बैड ह्यूमन। इतने में वो अपने हैंड को ट्रांसफॉर्म करता है और कहता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये अब सारे तुम्हारे खून को खींच लेगा और तुम अभी मारे जाओगे। और इतने में जहाँ उस मांबा ने बाइट की थी वहां से ब्लड निकलता है और सारा इस मॉन्स्टर के अंदर ऑब्जॉर्व हो रहा था। सैड कहता है कि अब तुमने एक लम्हे तक नहीं बचना, क्योंकि तुमने मेरी सारी एबिलिटीज कहाँ देखी हैं। ये मॉन्स्टर एक झटके में तुम्हारे सारे खून को पी डालेगा और तुम यही मारे जाओगे। लेकिन विकर हमें इतना शांत क्यों लग रहा था। सैड कहता है विकर वैन बॉस्कर तुम इतने चिल क्यों हो, अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और क्या करने वाले हो। लेकिन सैड कंटिन्यूसली विकर वैन बॉस्कर के ब्लड को ऑब्जर्व कर रहा था। सैड कहता है जल्दी मैं तुम्हारे सारे ब्लड को ऑब्जर्व कर लूंगा जिससे तुम्हारी सारी पावर्स अब मेरे में आ जाएंगी। विकर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और देखता है कि ये कंटिन्यूसली मेरे सारे ब्लड को ऑब्जर्व कर रहा है। अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और इतने में वो जैसे मुस्कुराता है तो सैड उसकी मुस्कुराहट को देख के काफी गुस्से में आता है और कहता है विकर क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम इस डेंजरस सिचुएशन में कैसे मुस्कुरा सकते हो। विकर मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है क्योंकि तुम इस वजह को नहीं जानते। इतने में सैड को चक्कर आते हैं और सब कुछ ब्लरी नजर आता है। विकर उसे कहता है चलो अब इस सीन को एंजॉय करो, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे थे। इतने में विकर के ब्लड का वायरस अब सैड की बॉडी में तेजी से फैलने लगा है, जिस वजह से उसके मुंह से काफी ब्लड भी निकल
निकलता है। वो वायरस काफी स्ट्रॉन्ग था जिस वजह से सैड जमीन पे गिर जाता है और कहता है नहीं नहीं ये तो एक ऑर्डिनरी ब्लड नहीं है, ये क्या चीज है। विकर कहता है रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और इतने में वो अपने बाजू को काट देता है जिसमें से ब्लड निकलता है। सैड जैसे ही उसके ब्लड को देखता है तो वो कहता है ये तो एक ब्लड नहीं है बल्कि पॉइजन है इसके ब्लड में। विकर कहता है रुको अभी कहानी यही नहीं खत्म होती। इतने में वो अपने उस जख्म को वापस से रीजनरेट करता है। जैसे ही वो इस सीन को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और कहता है एक ह्यूमन इस स्किल लेवल पे कैसे पहुंच सका है, वो तो अपने पार्ट्स को रीजनरेट नहीं कर सका। इसने जो पॉइजन मुझे दिया है उसने मुझे काफी तबाह किया है। वो पॉइजन तो सिर्फ उस मैडम का है जो लेनर माउंटेन पे होती थी। ये उस तक कैसे रीच किया और ये इस लेवल तक कैसे पहुंचा मुझे इसकी नहीं समझ आई। विकर कहता है तुमने क्या सोचा था कि मैं एक आम बच्चा हूँ, अब तुम्हें इस पॉइजन से पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। और आप देख ही सकते हैं पॉइजन उस पे काफी इफेक्ट कर रहा था। अब वो काफी दर्द में था और चिल्लाता है विकर के सामने। विकर कहता है क्या तुम्हें मेरा और ब्लड नहीं चाहिए। विकर अब मन में सोचता है कि जैसे मैंने सोचा था मैडम का पॉइजन इन 10 क्रॉप्स पे वर्क करेगा तो उसने अपना काम अच्छे से किया है क्योंकि मैडम अपने पॉइजन से खुद नहीं मर सकी और उसका पॉइजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो हर एक चीज को खत्म कर सकता था। बीवी कहते हैं अब ये प्रूव हो चुका है कि मैं बास्केटविले 6 टेक्निक, बेल्ज़ेबब की एबिलिटीज और हाई रैंक ग्रेजुएट थे, इन 10 क्रॉप्स को काफी इजीली मार सका हूँ। ये कहता हुआ वो आगे बढ़ता है और इसकी चेस्ट पे स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। सैड मन में सोचता है मैं नहीं जानता था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वीडियोस अटैक के बाद कहता है मैं नहीं जानता कि ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होता जा रहा है। मैं इस पे कंटिन्यूसली वार कर रहा हूँ लेकिन ये फिर भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सैड कहता है अभी मेरी प्रायोरिटी अपने आप को बचाना और बाकी सब क्रॉप्स को इसके बारे में बताना है, तो उसके लिए मुझे अपने इन माना बैरियर्स को कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं और स्ट्रॉन्ग हो सकूं। विगर कहता है तो अब ये अपने बैरियर्स को कलेक्ट कर रहा है अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इतने में वो क्रीपी से स्माइल देता है और कहता है चलो अब मुझे इस पानी को खून में बदलना होगा। और इतने में एक वाटर टर्नेडो उठता है विगर के पीछे से और वो सारा वाटर अब ब्लड में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। विगर मन में सोचता है इसने अपनी सारी पावर्स को टर्न नहीं किया, मुझे लगता है कि हाई ग्रेजुएट डीमन से आगे पहुंच चुका है। अब वो सारा वाटर ब्लड में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और ये विकर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक चीज थी। लेकिन इतने में वो वापस से अपना आग काटता है और अपने पॉइजन को इस ब्लड में ऐड करता है। फिर सैड से कहता है कि अब तुम इस ब्लड को अपने में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सैड कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपने पॉइजन को इस ब्लड में डाल दिया है और अब मैं इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकता तो तुम गलत हो, क्योंकि मैंने इस पानी को ब्लड में अपने अंदर ऑब्जर्व करने के लिए चेंज नहीं किया। फिर कहते हैं ये क्या कह रहा है, तो फिर ये इसका क्या करेगा। इतने में वो कहता है मेरे ब्लडी नाइट जल्दी से राइज हो जाओ। इतने में वो सारा ब्लड वापस से जमीन पे गिरता है और वो सारे क्लॉट्स ब्लड के एक मॉन्स्टर नाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वहाँ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर नाइट सिर्फ उस ब्लड से ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। सैड कहते हैं जैसे मैंने बास्केटबॉल 6 टेक्निक सीखी हुई है तो अब ये सारे नाइट तुम्हारे साथ 6 टेक्निक से फाइट करेंगे। अब तुम अगर इनके खिलाफ 7 टेक्निक भी यूज करो तो तब भी तुम इन सब से नहीं जीत सकते। अब वो समय आ चुका है जब मैं तुम्हें खत्म करूंगा और तुम्हारे बाद एक एक करके सारे बास्केटबॉल को खत्म कर डालूंगा। इतने में वो अपने ब्लडी नाइट से कहता है चलो आगे बढ़ो इसे खत्म कर डालो। लेकिन विकर इतना शांत कैसे खड़ा हो सकता है। विकर कहता है इन ब्लडी क्लॉड से मैं फाइट नहीं कर सकता क्योंकि ये सब 6 टेक्निक को जानते हैं, तो अब ये मेरे लिए काफी डेंजरस हो जाएगा। मैंने अपने आप को पहले से इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। अब हम कुछ पास्ट का सीन देखते हैं। इस सीन को आपने देखा ही होगा जहाँ विवी हुगो से कह रहा था कि अगर मैं कुछ भी तुमसे मांगू तो क्या आप मुझे देंगे। हुगो कहता है ठीक है, तो इतने में विकर उससे कुछ कहता है लेकिन उसके बारे में हमें नहीं पता था। अब विकर इस विस्पर को निकालता है तो मेरे ख्याल से विवी ने उसे ये विस्पर मांगी होगी। जिन्होंने पास्ट एपिसोड देखी है वो इसके बारे में क्लू तो ले ही चुके होंगे कि ये विस्पर किस लिए होती है। विवी से अर्ट से कहता है कि जैसे तुम बास्केट विले में रहते हो तो तुम्हें इस विस्पर के बारे में तो पता ही होगा। सैड काफी शौक होता है और कहता है ये विस्पर ये क्या चीज है। इतने में सैड क्या पसीने छूटना शुरू थे कि अब ये क्या करने जा रहा है। और फिर विवी जैसे ही उस विस्पर को बजाता है तो उसमें से स्ट्रॉन्ग वेव्स निकलती हैं जो पहले तो सारी चट्टान को हिला डालती हैं। फिर वो वेव इस केव से निकलती हुई सारे शहर में फैल जाती हैं। ये पर्सन यहाँ खड़ा हुआ लगता है विवी के सिग्नल का ही वेट कर रहा था। जैसे ही उसे सिग्नल मिलते हैं तो वो अपनी स्वॉर्ड निकालता हुआ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ सैड अपने ब्लडी नाइट से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और एक झटके में इसे खत्म कर डालो, हमारे पास समय कम है। विवी कहते हैं ये वो पावर है जो मैंने बास्केटविले के कहने पे यूज की है, लेकिन इस ब्लैक विस्पर को बचाने का मेरा एक मकसद था और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग सा अटैक होता है उस केव के ऊपर। लेकिन विकर वहाँ काफी शांत होकर खड़ा था। उस केव को ऊपर से ही काट दिया जाता है। विकर कहता है अब मैंने सारी बास्केटविले की फोर्स को अपने लिए यूटिलाइज कर लिया है और वो फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तूफान लाती है कि सारी केव तबाह बर्बाद हो जाती है और सैड यहाँ खड़े हुए उस
तूफान को झेलने की कोशिश कर रहा था। ये थे बास्करविले के नाइट्स जो विकर की उस विस्पर पे वहां पहुंच चुके थे, जिन्होंने सारे केव को ही तबाह कर दिया था। सैड जैसे ही ऊपर देखा है तो वो कहता है ये केव नहीं, ये कैसे हो सकता है, इन्होंने तो केव को ऊपर से ही तबाह कर डाला है। इतने में विवी कहता है देखा, सिर्फ इसी रीजन की वजह से मैं बास्करविले की सारी पावर्स को लेना चाहता था। इतने में हुगो ले बास्कर और बाकी सब भी वहां पहुंच चुके थे। हुगो कहता है तो क्या ये सब कुछ तुमने इस डीमन को खत्म करने के लिए किया था? As expected, मेरे बेटे मुझे ट्रस्ट था कि तुम जो भी करोगे वो बिल्कुल ठीक होगा। इतने में विवी झुकता हुआ कहता है फादर थैंक यू सो मच। और दूर करा सैड इस सीन को देख के काफी शौक था। उसे अभी भी नहीं समझ आ रही थी कि हुआ क्या है। वो कहते हैं हुगो ले बास्कर और बास्करविले के नाइट्स कमांडर और ये सब यहाँ कैसे पहुंचे? जैसे ही वो ऊपर नजर दुराता है तो वो कहता है यहाँ तो सारा बास्करविले जमा हो चुका है, अब मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन विवी जल्दी से अपनी बेल्थी एपिसोड को वापस से ऑब्जर्व करता है। हुगो कहता है अगले 6 घंटे के लिए मैंने विवी को बास्करविले का हेड डिक्लेयर किया था, इस वजह से उसकी विस्पर पे सारा बास्करविले यहाँ पहुंच चुका है। अब बास्करविले की सारी एंटायर फोर्स विकर वैन बास्कर के हवाले है। विवी कहता है चलो सभी तैयार हो जाओ और आगे बढ़ो, इस बगैरा डीमन को अभी की अभी खत्म कर डालो। और इन्हें वो सारे नाइट्स और कमांडर आगे बढ़ते हैं और बेदर्दी से इस पे हमला करते हुए इसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाइट्स से, ये एक डीमन इनसे फाइट नहीं कर सकता था। इस तरह करते करते ये सारे नाइट्स मिलके इस डीमन को चीर फाड़ देते हैं। विवी कहता है इस डीमन के पास पावर्स हैं, ये अपने ब्लड को सक करके अपनी मैजिक पावर से रिकवर हो सकता है। साथ ही वो डीमन अपना सारा ब्लड रिलीज कर देता है। विकर कहता है ये इसका इन्फेक्टेड ब्लड रिवर है। विकर सारे नाइट्स से कहता है तुम्हें इसके इस ब्लड से बचना है। सारे ब्लड हाउंड मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें एक सिंगल स्क्रैच भी अपने ऊपर नहीं डालना। अगर तुम्हें कुछ स्क्रैच आता है तो वो इसके लिए काफी यूजफुल होगा। वो कहते हैं ठीक है कमांडर, जैसे आपने कहा वैसे ही होगा। और आगे बढ़ते हुए इस पे हमला करते हैं। ये पिटबुल नाइट कहता है देखो मेरे नाइट्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं और एक ही झटके में उसे मार डाल रहे हैं। दूसरा नाइट कहता है हाँ मुझे नहीं पता था कि मेरा भतीजा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल्स रखा है, देखो वो कैसे सारी आर्मी को लीड कर रहा है। लेकिन हुगो में काफी ज्यादा सैड लग रहा था और वो कहता है मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मेरा अपना बेटा डीमंस के साथ मिल चुका है। लेकिन दूसरी तरफ उस डीमन ने अपने सारे आर्म स्पाइडर्स में चेंज कर लिए थे और ये नाइट्स उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये मर्ड्स नाइट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ये एक एक करके उसके मर्ड्स को बिल्कुल खत्म कर रहे थे। ये सारे नाइट्स मिलके इस पे लगातार अटैक कर रहे थे और इसके बॉडी ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। सैड अब काफी बुरी कंडीशन में था और कहता है कि मैं नहीं जानता था कि ये ब्लडी नाइट्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं अपने बॉडी पार्ट्स तो रीजनरेट कर रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ मेरी पावर्स का वेस्ट है, मुझे कोई और तरीका तलाश करना पड़ेगा इनसे बचने के लिए। यहाँ और हुगो खड़े हुए इस सीन को देख रहे थे। इधर में सैड वी से कहते हैं चलो मैं इस मामले को नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि नाइट्स ने अब उसे घेर लिया था, अब ये नाइट्स के कब्जे में था। वो कहते हैं अगर तुम मुझे जिंदा जाने दो तो मैं तुम्हारे सैड की बॉडी को अभी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के पर्सन को इस तरह नहीं खो सके। विकर कहता है क्या तुम्हें वाकई लगता है कि बास्करविले तुम्हारी इस बात से एग्री करेगा? सैड उसकी बात सुनते ही मन में सोचता है कि हाँ ये तो मैं जानता हूँ कि बास्करविले पे ये टेक्निक काम नहीं करेगी, लेकिन मुझे फिर भी कोशिश करनी है। सैड कहता है अगर मैं एक पर्सन को कन्विंस करने में कामयाब हो गया तो मैं बच सकता हूँ। इतने में वो ऑरिस को आवाज देते हुए कहता है ऑरिस प्लीज मेरी बात सुनो। वो ऑरिस से कहता है ऑरिस क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने छोटे ब्रदर को बचाना चाहिए? तुम इस तरह यहाँ क्यों खड़े हो, मेरी बात को सुन भी रहे हो? ऑरिस अपने ब्रदर के साथ बीते हुए हर लम्हे को याद करता है, वो कैसे उसके लिए केयर करता था, अंदर से वो उसे बहुत ही प्यार करता था। वो कहता है ऑरिस ये लास्ट चांस है जब तुम सैड को बचा सकते हो। विकर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इतने में ऑरिस छलांग मारता हुआ इसके अंदर उतरता है और इसकी तरफ आगे बढ़ता है। बीवी कहता है ऑरिस तुम्हें इसकी बातों से बिल्कुल नहीं पिघलना, ये सिर्फ तुम्हारे साथ झूठ बोल रहा है। ऑरिस आगे बढ़ता है और यहीं स्टक हो जाता है। ऑरिस सैड के सामने पहुंच तो चुका था लेकिन वो में काफी ज्यादा सैड भी लग रहा था। ऑरिस कहता है अगर तो सैड की आत्मा अभी भी मौजूद है तो मुझे उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। सैड जैसे ये बात सुनता है तो वो क्रीपी से स्माइल देता है और कहता है मेरा जादू और इस पे चल चुका है। इतने में वो अपनी डीमन से वापस से सैड में ट्रांसफॉर्म होता है और कहता है ब्रदर मैं अभी भी मौजूद हूँ, प्लीज तू मुझे बचा लो नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। और इसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी आत्मा डीमंस के आगे बिक गई और मुझे पता भी नहीं चला। मैं काफी ज्यादा वीक होने की वजह से और तुम्हारे साथ कंपैरिजन की वजह से मुझे डीमंस में ट्रांसफॉर्म किया गया, प्लीज मुझे बचा लो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी सोल को डीमंस के आगे बेच के, लेकिन प्लीज मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मजबूरी को समझ सकते हो, प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे सिर्फ एक चांस दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसे कभी नहीं करूंगा। और रोता है उसके सामने अपने आप को बचाने
बचाने के लिए, लेकिन इसकी ये साजिश थी। और फिर खतरनाक सीन होता है और इस आगे बढ़ता है और सैड के गले को उतार डालता है और इस काफी ज्यादा सैड लग रहा था और कहता है सैड, मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी आत्मा नहीं थी, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ये काम किया है। उसकी गले को दूर फेंक देता है और काफी ज्यादा सैड हो जाता है। अब सैड का गला तो कट चुका था, लेकिन ये एक डीमन था, कभी भी कुछ कर सकता था। वीवी कहते हैं और इस ब्रदर, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सैड की सोल काफी देर की जा चुकी है, ये एक डीमन है जो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। और इस कहता है ये मेरी गलती है जो डीमन सैड तक पहुंचे। और इस कहता है अगर बचपन से ही मैंने सैड पे तवज्जो दी होती तो ये वह कभी भी ना देखना पड़ता। और फिर वो इन स्कल्स की तरफ देखते हुए कहता है इस सब में मेरी गलती है, ये जितने भी बच्चे मरे हैं ये आने वाले वक्त के ब्लड हाउंड थे जिन्होंने अपनी जान सिर्फ मेरी वजह से गवा दी। और हुगो से कहता है कि मैं इस काम के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ। सैड वीवी से कहता है कि प्लीज तुम भी मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें भी काफी तकलीफ हुई। इस सैड के पास रहते हुए मैं इसके ही हाथों से नाचता रहा। इतने में गिरनार्ड चिल्लाता हुआ कहता है हुगो द हेड प्लीज बच के। और इतने में ही वो डीमन अब फ्लाई करना शुरू हो जाता है। ये दोनों भी सीन को काफी हैरानगी से देख रहे थे। वो अब ऊपर जाके कहता है कि ब्लड हाउंड तुम पागल के पागल ही रहना, तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे खत्म कर सको। डोर तो मैं ओपन करके ही रहूंगा, लेकिन अब वो थोड़ा डिले तो हो जाएगा, उसके लिए मेरे बाकी ब्रदर्स मौजूद है, वो मेरे से अच्छा ये काम जरूर करेंगे। तुम मेरा इंतजार करना, जब मेरी बॉडी रिकवर हो जाएगी तो मैं सबसे पहले तुम दोनों को ही खत्म करूंगा। बीवी से देख के मन में सोचता है कि इसमें और हम में काफी डिफरेंस है, तो अब हम इस पे अटैक बिल्कुल नहीं कर सकते। हुगो कहता है मैं सोच नहीं सकता था कि मेरा बेटा इस पॉइंट तक पहुंचेगा, लेकिन एज अ स्वॉर्डमैन अब मुझे क्या करना चाहिए। हुगो भी हमें काफी सैड लग रहा था, लेकिन अब वो बाकी सबको बचाने के लिए मैदान में उतरता है और कहता है मेरे बेटे। सैड जैसे ही हुगो की बात सुनता है तो वो काफी शौक हो जाता है। मैं तुम्हारे लिए काफी दर्द लगता था, लेकिन जैसे अब सैड की आत्मा कम्प्लीटली मर चुकी है तो अब मुझे तुम्हारा ख्याल बिल्कुल नहीं रखना। एजे में अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है चलो अब मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। अब वो अपनी कम्प्लीटली ऑरा पावर्स को एक्टिव करता है और कहता है तुम मेरे से जितना मर्जी दूर हो जाओ, लेकिन तुम्हें खत्म करना मेरा ही काम है। और जो स्वॉर्ड अब इसके पास थी वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। विकर अब इस सीन को देख रहा था कि फादर हुगो इसे कैसे खत्म करेंगे और इस हमें काफी ज्यादा सैड लग रहा था। हुगो वो अपनी पोजीशन लेता है इसे खत्म करने के लिए। सारे नाइट्स अब हुगो का वेट कर रहे थे कि ये क्या करता है। ये डीमन क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक स्वॉर्डमैन हो और स्वॉर्डमैन कभी भी आसमानों तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकता, लेकिन इतने में हुगो एक ऐसा पावरफुल अटैक जमीन पे करता है जिससे सारी जमीन थर थर कांपती है। उस अटैक का ऑरा पावर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब वो इस डीमन की तरफ ही जा रहा था। वो जैसे ही उसके अटैक को देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है इम्पॉसिबल, मुझे नहीं पता था कि ह्यूमंस का मेरा अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन होगो के उस अटैक ने इस डीमन को मार डाला था। वीवी कहता है ये सॉर्ड सेंट सिर्फ होगो लेबास्कर के पास है और ये अटैक सिर्फ होगो ही कर सकता है। होगो के वो अटैक से अब उस डीमन का खात्मा हो चुका था। होगो अब आसमान की तरफ देखा हुआ कहता है ये एक सॉर्ड मास्टर की सैंड पावर है जो अभी तक इन डीमंस को नहीं पता चल सकी। मुझे अपने लिए और अपने बेटों के लिए ये पावर को एक्सप्लोर करना पड़ा।